ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जैसे एक फूल बहुत प्यारा और सुंदर है पर खुशबू नहीं, ठीक वैसे ही किसी की कही हुई अच्छी बातें व्यर्थ हैं अगर वह उनको अमल में नहीं लाता। ये किसने कहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा है। परीक्षाओं की जटिलता और चुनौतियां आप लोग देखते हैं अक्सर। क्या देखते हैं कि आप लोग पेपर दे के घर नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पहले मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर में धांधली हो गई। और अभी नीट जैसी परीक्षा आप देखिए, 22 से 23 लाख बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं और वो पेपर लीक हुआ था और फिर वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो भारत में प्रवेश परीक्षा केवल एक परीक्षा भर नहीं होती है, बल्कि यह महीनों या फिर अक्सर वर्षों की अनुशासित तैयारी का की परिणति होती है। जब ऐसी परीक्षा बाधित हो जाती है, जैसा कि नीट 2026 के संदर्भ में सामने आया, तो यह निसंदेह चिंता का विषय है। पर्चा फोड़ संबंधी आशंकाएं निर्मूल नहीं है, मगर इसके कारण परीक्षा रद्द होने से ईमानदारी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, उनका साथ देने वाले अभिभावकों के न केवल सपने टूटे, बल्कि उनकी सारी मेहनत पर भी पानी फिर गया। उनके लिए यह अनिश्चितता चिंताजनक है। इस मुद्दे पर किसी भी तरह का मार्गदर्शन उनके प्रति सहानुभूति की भावना से होना चाहिए। और इसके बाद जो आलोचना सामने आई वह समझ में आती है। फिर भी यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को जो कार्य करना होता है उसके पैमाने और जटिलता को भी समझा जाए। और देखिए, एनटीए की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 2024 में भी इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन क्या हुआ? आप देखेंगे कोई जांच हुई, कोई उससे हम लोगों ने सीख लिया? नहीं। अब आप देखते हैं कि पेपर आउट होता है तो लीपापोती करना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद उसे भुला दिया जाता है। उससे क्या सीख ली है, क्या जांच, क्या रिपोर्ट आई, ये सब कोई मतलब ही नहीं रहता है और सामने आती भी नहीं वो गलतियां। हर वर्ष एनटीए परीक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित करता है। जेई मेन हो गया, नीट यूजी, सीयूईटी यूजी जैसे स्नातक प्रवेश से लेकर सीयूईटी परीक्षा तक। इन परीक्षाओं में हर वर्ष लगभग 80 लाख अभ्यर्थी आप देखते हैं कि शामिल होते हैं। इसमें सीमेट जैसे स्नातकोत्तर परीक्षण, यूजीसी नेट जैसी पात्रता परीक्षा भी शामिल है, जो कभी कभी 1 करोड़ से अधिक तक पहुंच जाते हैं। कई अभ्यर्थी एक से अधिक परीक्षा में बैठते हैं और जिससे संचालन संबंधी जटिलता और बढ़ जाती है। विषयों की विविधता, अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि, परीक्षा प्रारूपों और समय सीमाओं की भिन्नता इस पूरी प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना देती है। इन परीक्षाओं का प्रबंधन बड़े पैमाने का लॉजिस्टिक और सुरक्षा संचालन भी है और इसमें हजारों केंद्रों का समन्वय, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित साज संभाल करना, अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का संचालन, शिकायतों का निपटान और सघन समय सीमा में परिणाम तैयार करना शामिल है। ऐसी जटिल व्यवस्था को निरंतरता के साथ संचालित करना राष्ट्रीय स्तर की चुनौती है। इसे समझने और गंभीरता से भी लेने की जरूरत है। और इसी संदर्भ में नीट 2026 की स्थिति को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के व्यापक रिकॉर्ड के साथ भी देखा जाना चाहिए। और इसकी स्थापना के बाद से पर्चा फोड़ संबंधी चिंताओं के कारण पूरी परीक्षा रद्द होने की घटनाएं बहुत कम रही हैं और जिनमें यूजीसी नेट जून 2024 का मामला और वर्तमान प्रकरण अपवाद है। यूजीसी नेट के मामले में परीक्षा को संभावित गड़बड़ी के संदेह में रद्द किया गया और दोबारा आयोजित किया गया। और इसी प्रकार नीट यूजी 2024 में व्यापक आरोपों के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में परीक्षा रद्द करने की सिफारिश नहीं की और यह कहा कि किसी तंत्रगत उल्लंघन का पर्याप्त प्रमाण सामने नहीं आया। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। विगत वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में कई ठोस काम किए हैं, जैसे पहचान सत्यापन को बेहतर बनाना, संचालन संबंधी नियमों को सख्त करना और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना। गौरतलब है कि लाखों अभ्यर्थी परीक्षाएं देते हैं, उत्तर कुंजी देखते हैं, आपत्तियां उठाते हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर परिणाम प्राप्त करते हैं। यह दर्शाता है कि यह व्यवस्था विशिष्ट पैमाने पर काम करते हुए लगातार विकसित और अनुकूलित हो रही है। और आप देखेंगे इसमें कि हालांकि नीट का अनुभव यह भी दर्शाता है कि एक ही दिन
एक देशव्यापी परीक्षा को कागज कलम स्वरूप में आयोजित कराना जोखिम से कम नहीं है। 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्रों की तैयारी, छपाई, भंडारण और उनके परिवहन की प्रक्रिया व्यापक है। हर चरण संभावित कमजोरियों को जन्म देता है। ऐसे में एक छोटी सी चूक भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है और सार्वजनिक विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। जैसा कि पिछले दिनों देखा गया, जब इतना कुछ एक ही दिन पर निर्भर हो जाता है तो व्यवस्था स्वाभाविक रूप से नाजुक हो जाती है। इसलिए नीट 2026 से जो सबक मिलता है वह है कि एकल बिंदु पर निर्भरता को कम किया जाए और यह अब जरूरी हो गया है। हालांकि इसका परखा हुआ एक विकल्प पहले से मौजूद है। एनटीए ने जेईई मेन और सीयूईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित मोड में अनेक दिनों और सत्रों में सफलतापूर्वक आयोजित किया है। यह तरीका भौतिक रूप से प्रश्न पत्रों को लाने ले जाने की चिंता को काफी हद तक कम कर देता है और इस लिहाज से देखें तो प्रश्न पत्रों की बड़ी पैमाने पर छपाई और परिवहन समाप्त होने से एक बड़े जोखिम को समाप्त किया जा सकता है। ये उपाय बताया जा रहा है, इस पर अमल होना चाहिए। बहुसत्रीय परीक्षा प्रणाली लचीलापन भी प्रदान करती है। यदि किसी विशेष सत्र में व्यवधान आता है तो उसे स्थानीय स्तर पर दुरुस्त किया जा सकता है, वह भी पूरे परीक्षा चक्र को प्रभावित किए बिना। लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में यह क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। निसंदेह कंप्यूटर आधारित परीक्षा अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाती है, परंतु अनुभव बताता है कि इन्हें प्रबंधित किया जा सकता है और इससे संपूर्ण प्रणाली अधिक सुदृढ़ बनती है, मजबूत बनती है। डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने एक स्पष्ट और संतुलित मार्गदर्शन किया। समिति के प्रमुख सुझावों में बड़े पैमाने की परीक्षाओं के लिए बहुस्तरीय प्रणाली और पारदर्शी सामान्यीकरण पद्धति का उपयोग शामिल है। साथ ही कंप्यूटर सहायता प्राप्त सुरक्षित कागज कलम परीक्षा का प्रस्ताव भी दिया गया है और जिसमें प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से केंद्रों तक भेजकर वही मुद्रित किया जाए और जिससे उनके साज संभाल और परिवहन से जुड़े जोखिम कम हो तथा पर्चा फोड़ जैसी घटनाएं ना हो। इन सभी सुझावों को मिलाकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि नीट को बहुसत्रीय कंप्यूटर आधारित प्रणाली की ओर चरणबद्ध तरीके से ले जाना अब आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था पूरी परीक्षा रद्द किए बिना सभी अड़चनों का समाधान संभव होगा और इससे निरंतरता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। विद्यार्थियों का भी भरोसा बढ़ेगा। इन सब के अलावा एक चिंता सत्रों के बीच निष्पक्षता की भी है। बहुसत्रीय परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में कुछ अंतर हो जाता है, लेकिन इसे सामान्यीकरण के माध्यम से संतुलित किया जाता है। यह सांख्यिकीय पद्धति सुनिश्चित करती है कि किसी भी छात्र को उसके सत्र के कारण लाभ या हानि ना हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही जेईई मेन और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में इस पद्धति का सफल उपयोग कर रही है। वास्तव में सामान्यीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो सत्रीय लाभ से छात्रों की रक्षा करती है और विभिन्न सत्रों के अंकों को एक समान आधार पर लाती है। इसकी मूल शर्त पारदर्शिता है और इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है और निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाती है। विद्यार्थियों की इतनी बड़ी संख्या वाले देश में एक सशक्त राष्ट्रीय परीक्षा संस्था की आवश्यकता अनिवार्य है। इसलिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को व्यापक आलोचना के माध्यम से कमजोर करने के बजाय ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि नीट के लिए अधिक सुदृढ़ और लचीले तौर तरीके अपनाए जाएं। ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए जो भारत के पैमाने के अनुरूप हो। आप देख लीजिएगा, इसमें भी जो परीक्षा भी रद्द की गई ना, इसमें छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाएगा और लीपापोती कर दी जाएगी। जो बड़े मगरमच्छ है ना, जो बड़े गिरोह हैं, वो छूट जाएंगे, वो अक्सर बच जाते हैं। और इस तरह के पेपर लीक में आप देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों का हाथ रहता है। यकीन मानिए आप, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों का तक हाथ रहता है। कई पेपर में हम लोगों ने देखा। आप देखेंगे कई लोग कहते हैं कि हमारी कोचिंग से पूरा ज्यों का त्यों पेपर आता है। अरे भैया, वो मिले भगत है उनकी। और आप देखेंगे कि एक कोचिंग का अगर उसमें नाम आ जाए कि नहीं नहीं वो उनकी एक कोचिंग से सभी क्वेश्चंस पेपर में जो प्रश्न रहते हैं वो समान मतलब आते हैं, तो आप देखते हैं उनका कमाई बढ़ जाती है, उनके यहाँ एडमिशन की संख्या बढ़ने लगती है। समझ रहे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। धैर्य की शक्ति। अक्सर हम बचपन से एक वाक्य सुनते आए हैं कि विपरीत परिस्थितियों से डरो नहीं, उनसे लड़ो। यह वाक्य सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है और कई बार लोगों को कठिन समय में हिम्मत भी देता है। अगर गहराई से देखा जाए तो हर परिस्थिति से लड़ना हमेशा सही तरीका नहीं होता। कई बार परिस्थितियों से लड़ने की जगह उन्हें समझना अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम केवल लड़ने की मानसिकता के साथ किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा ध्यान समस्या के मूल कारण को समझने के बजाय सिर्फ उससे किसी तरह बाहर निकलने पर केंद्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही असंतुलित अवस्था में होते हैं।
तनाव, घबराहट और असुरक्षा की भावना हमारे निर्णय को प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप हम जो भी कदम उठाते हैं वे कई बार जल्दीबाजी में उठाए गए होते हैं। ऐसे प्रयास न केवल समस्या का समाधान नहीं करते बल्कि कई बार हमें और अधिक उलझन में डाल देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम विपरीत परिस्थितियों को केवल संघर्ष का मैदान न मानें बल्कि उन्हें समझने और सीखने की का अवसर भी समझें। विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका स्वरूप और प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए आर्थिक कठिनाइयां सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, तो किसी के लिए संबंधों में तनाव या फिर मानसिक दबाव। यही कारण है कि एक ही सलाह सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो सकती। हम अक्सर लोगों को सामान्य रूप से यह कह देते हैं कि घबराओ मत, मजबूत बनो, परिस्थितियों से लड़ो, मगर यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि हर व्यक्ति की मानसिक क्षमता और संवेदनशीलता अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील होता है और ऐसी स्थिति में जब वह किसी कठिन दौर से गुजर रहा होता है तो उसका मन पहले ही बहुत अधिक दबाव में होता है। अगर ऐसे व्यक्ति को केवल यह कह दिया जाए कि शांत रहो या फिर मजबूत बनो, तो यह सलाह उसके लिए पर्याप्त नहीं होती है। कई बार वह और अधिक असहाय महसूस करने लगता है। वास्तव में ऐसे समय में उसे समझने, सुनने और सहारा देने की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है और उसका साथ दिया जा रहा है, तब उसके भीतर स्वयं ही शांति और संतुलन लौटने लगता है। आजकल आप देखिए कि कौन सुनने वाला है, कौन समझने वाला है, यहाँ कोई नहीं है। रिश्तों में देख लीजिए, चाहे किसी भी तरह से देख लीजिए आप। मैं कहता हूँ ना कि वो आजकल हर आदमी अकेलेपन में है। एक तरह से उसे डर लगता है कि एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन का कारण है, पता है आपको? अगर कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति है जिससे आप अपने मन की बात कह ले रहे हैं और वो आपको तसल्ली दे रहा है, समझ ले रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन नहीं हो सकता है। परेशानी तब होती है कि जब अपने मन में रखे रहते हम, बातें चलती रहती, हम किसी से बोल नहीं पाते हैं। समझ रहे? आजकल मैं कहता नहीं हूँ कि बच्चों को भी अपने माँ बाप की कदर करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, और माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को समझें, वो क्या बोलना चाह रहे हैं उस पर गौर करें। एक तरह से विपरीत परिस्थितियों से निकलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि पहले हम उस स्थिति को पूरी तरह समझने का प्रयास करें। समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव किन किन पहलुओं पर पड़ रहा है, इन सभी बातों पर शांत मन से विचार करना आवश्यक होता है। और जब हम थोड़ी देर रुककर स्थिति को देखते हैं, तब कई बार हमें ऐसे पहलू दिखाई देते हैं जिन्हें जल्दीबाजी में हम अनदेखा कर देते हैं। इसके साथ ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मन अत्यधिक विचलित होता है तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि मन शांत हो सके। यह शांति हमें स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देती है। जब मन स्थिर होता है तब हम तर्क और विवेक के साथ सोच पाते हैं। इसके बाद समाधान की दिशा में छोटे छोटे और सोच समझकर कदम उठाना अधिक उपयोगी होता है। यह आवश्यक नहीं कि हर समस्या का समाधान तुरंत मिल जाए। कई बार समाधान धीरे धीरे सामने आता है, लेकिन हम अगर धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। छोटे कदम हमें न केवल समस्या से बाहर निकलने में मदद करते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। इसके विपरीत अगर हम केवल संघर्ष की भावना से प्रेरित होकर जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं तो कई बार वे निर्णय तर्कहीन साबित होते हैं। ऐसे निर्णय क्षणिक राहत तो दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वे नई समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर ठहरें और सोचें। वास्तव में जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखाती थी। वे हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। हम यह समझ पाते हैं कि हमारी वास्तविक शक्तियां क्या हैं और हमारी सीमाएं कहाँ हैं। जब हम समस्याओं को समझने की दृष्टि विकसित करते हैं तब हम केवल उनसे बचने या उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करते बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। और इस दृष्टिकोण का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमारे भीतर मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखता है। जब हम हर समस्या को युद्ध की तरह नहीं देखते तब हमारे भीतर अनावश्यक तनाव भी कम होता है। हम अधिक संतुलित और परिपक्व तरीके से जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। यह कहा जा सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में केवल लड़ना ही समाधान नहीं है। कई बार समझ, धैर्य और संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। जब हम परिस्थितियों को गहराई से समझते हैं और फिर सोच समझकर कदम उठाते हैं तब समाधान अधिक स्थायी और प्रभावी होता है। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में समझकर समाधान करना ही सबसे टिकाऊ और सुरक्षित मार्ग है। यह दृष्टिकोण हमें कठिन समय में भी स्थिर, संतुलित और सशक्त बनाए रखता है और जीवन में आने वाली चुनौतियां तब बोझ नहीं रह जाती बल्कि हमारे अनुभव और परिपक्वता का आधार बन जाती हैं।
बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, पढ़ना हुआ अगर तो इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। मौसम का कहर। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जैसे हालात पैदा हुए, उसने एक बार फिर यही दर्शाया कि मौसम की मार से बचाव के लिए एहतियात बरतने से लेकर सटीक पूर्वानुमान को लेकर तकनीकी स्तर पर अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। राज्य के कई इलाकों में बुधवार शाम को तेज आंधी तूफान बारिश बिजली गिरने ओलावृष्टि एक तरह से कहर बरपा रही थी। आम लोग उसके सामने लाचार थे। कई जगहों पर तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई। कितनी ही जगहों पर भारी पेड़ उखड़कर वाहनों पर गिर गए और सड़कों के किनारे लगे बोर्ड उड़कर तेज रफ्तार से जमीन पर गिरे। करीब 24 घंटे के दौरान करीब 100 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए और कई जिलों में 2000 से ज्यादा गांवों में बिजली गुल हो गई। कुदरत की इस कहर के बाद मौसम विभाग ने राज्य के 38 जिलों में आंधी बारिश बिजली गिरने की आशंकाओं के मद्देनजर पीली चेतावनी जारी की। लेकिन अफसोस की बात है कि ये पूर्वानुमानों के बावजूद कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें तूफान या बिजली गिरने की घटनाएं आम लोगों पर कहर बनकर टूटती हैं। जाहिर है कि मौसम की अपनी गति होती है और प्रकृति में उथल पुथल के नतीजे में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अमूमन हर वर्ष अचानक मौसम का रुख बिगड़ने की आशंका के बावजूद आम लोग इससे बचाव के लिए एहतियात नहीं बरत पाते। इसका खामियाजा यह सामने आता है कि जिन हालात में कुछ लोगों की जान बच सकती थी, उनमें नाहक ही कईयों की जान चली जाती है। राज्य में आप देखिए मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर बने चक्रवात के ढांचे और दक्षिण राजस्थान से आ रही हवाओं के प्रभाव से वहां कई जगहों पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। नतीजतन बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। कई जगहों पर न केवल घरों की छत उड़ गई, बल्कि लोगों के लिए पांव टिकाना भी मुश्किल था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे मौसम में बचाव को लेकर जरूरी प्रशिक्षण के अभाव का नुकसान आम लोगों को किस स्तर पर उठाना पड़ता है। संभव है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ साथ मौसम साफ होने लगे, उसके बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसके साथ यह भी सच्चाई है कि साल के इन महीनों में कई बार तेज रफ्तार में चलने वाला तूफान और ओलावृष्टि कई स्तरों पर आम लोगों के लिए व्यापक क्षति और खतरे का वाहक बनते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हर बार यह देखा जाता है कि एक ओर तूफान में पेड़ या घर गिरने जैसी घटनाओं की वजह से कई लोग मारे जाते हैं, तो दूसरी ओर घर से लेकर फसलों तक को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा इस बात का अध्ययन किए जाने की जरूरत है कि हाल के वर्षों में बिजली गिरने की घटनाओं में तेज इजाफा क्यों हुआ, क्योंकि अकेले इस कारण से भी देश भर में काफी संख्या में लोगों की जान जा रही है। मौसम में तेज उतार चढ़ाव को रोकना भले ही संभव ना हो, लेकिन उससे बचाव के कुछ मामूली उपाय करके जानमाल के नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। ये आप देखें हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखें उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको। अशांत मणिपुर, ये मणिपुर में जिस तरह की लंबे समय से अशांति फैली हुई है, बीच में शांति हुई लेकिन फिर आप देख रहे हैं अशांति देखने को मिल रही है। एक बार मणिपुर को देख लीजिए आप लोग। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और आप देखिए 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं और बाई खेमचंद सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखिए 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या मणिपुर। तो मणिपुर 3 साल से हिंसा की आग में झुलस रहा है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 250 से ज्यादा लोग हिंसा में जान गंवा चुके। हजारों लोग आप देखते हैं कि क्या लोगों के विस्थापन से राज्य का सामाजिक ताना बाना टूट सा गया। राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद आखिर क्या वजह है कि उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग सका। बीते बुधवार को उग्रवादियों ने एक बार फिर हमला कर 3 लोगों की हत्या कर दी। कागपोकली जिले में आधाधुंध गोलीबारी में 4 नागरिक भी घायल हो गए। इस घटना से नाराज नागरिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को बंद कर दिया।
गौरतलब है कि यह मार्ग मणिपुर को न केवल नागालैंड से बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी जोड़ता है। इस समय राज्य में कानून व्यवस्था की जो स्थिति बनी हुई है वह बेहद चिंताजनक है। एक बार फिर हुई हिंसा से साबित होता है कि सुरक्षा एजेंसियां सशक्त समूहों को नियंत्रित कर पाने में विफल रही हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप का भी कोई असर नहीं दिखता, समझौते भी औपचारिक बनकर रह गए हैं। दरअसल मणिपुर में शांति बहाली का कोई भी प्रयास इसलिए भी नाकाम हो जाता है क्योंकि परस्पर विरोधी समूहों को कायदे से अब तक संवाद की मेज पर नहीं लाया जा सका और ना ही शायद इसकी जरूरत महसूस की गई। यही वजह है कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे सशक्त समूहों में एक दूसरे के प्रति संदेह और अविश्वास खत्म नहीं हो रहा है। यह निराशाजनक ही है कि जब भी राज्य में थोड़ी बहुत स्थिति सुधरती दिखाई देती है, कोई ना कोई उग्रवादी हमला राज्य को हिंसा की आग में झोंक देता है। सरकार अगर अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधियों को संवाद के लिए राजी करती है तो शायद उनके बीच भरोसा कायम होता, मगर केंद्र से लेकर राज्य सरकार के भीतर इस मसले पर कोई संजीदगी नहीं दिखती। आज राज्य में शांति प्रबंधन की नहीं बल्कि उसे स्थापित करने के लिए सक्रिय होने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को मिलकर काम करना होगा, अन्यथा मणिपुर में लगातार जारी हिंसा के घातक नतीजे सामने आ सकते हैं। एक लंबे समय से अशांति देख रहे हैं ना आप लोग, और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।